गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सबका ब्रूटली ऑनेस्ट के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जो भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार का था, जिसमें उन्होंने भारत के मिडिल क्लास को ना जाने क्या क्या भला बुरा कहा। ठीक है, मिडिल क्लास मंदिर के उस घंटे की तरह है जिसको जब चाहे जो चाहे आके बजा के चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं। अगर अमीरों पे अटैक किया जाए तो सारी कायनात उनको बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। गरीबों के बारे में कुछ बोलो तो सारे राजनेता खड़े हो जाते हैं जैसे वही उनको बचाने के लिए आए। ये अलग बात है कि वो गरीब क्यों हैं, कोई पूछता नहीं उनसे। लेकिन मिडिल क्लास एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको जब चाहो कुछ भी बोलो और निकल जाओ, और यही काम इन वरिष्ठ पत्रकार ने किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार श्री रविश कुमार जी के बारे में। मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा ऐसा मानना है कि श्री रविश कुमार जी भारत के ख्याति प्राप्त, बहुत ही अनुभवी और एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो अपने एजेंडा के अच्छे पत्रकार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। उनका जो एजेंडा है वो कांग्रेस का एजेंडा है। इससे ये पूर्ण रूप से मैं साबित कर सकता हूं, क्योंकि पूरे 2024 के इलेक्शंस में, हरियाणा के इलेक्शंस में, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के इलेक्शंस में वो रोज रात को 1 या 2 वीडियो जो डालते हैं, उसमें लंबी लंबी कांग्रेस के नेताओं तो छोड़िए, उसमें पवन खेरा साहब जैसे लोगों की भी लंबी लंबी क्लिप्स होती हैं जो सिर्फ ये बताते हैं क्यों बाकी जो पार्टियां, जो बाकी उनके जो अपोनेंट्स हैं वो क्यों खराब हैं और क्यों राहुल गांधी जी अच्छे हैं। जितने भी रविश कुमार जी के वीडियोस आए हैं वो सारे सरकार के खिलाफ हैं, कांग्रेस के पक्ष में हैं। इसको क्या माना जाए ये आप खुद फैसला कीजिए। और मेरे को इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन का पढ़ा हूं, कि हाँ, सत्ता से सवाल पूछने चाहिए, पर सत्ता से सवाल पूछने चाहिए, मिडिल क्लास से नहीं। रविश कुमार जी ने अपने वीडियो में लगातार कहा कि आज का जो मिडिल क्लास है वो एक कम्युनल क्लास बन गया है। पहले उन्होंने कहा ये हिंदू क्लास बन गया है, फिर उन्होंने बोला ये कम्युनल क्लास बन गया है, फिर उन्होंने बोला कि ये हिंदू सुख का अनुभव कर रहा है, भले इसकी जेब में पैसे हो चाहे ना हो। मूलतः उनने ये 2-3 तरह की बातें करी हैं जो एक तरह की लच्छेदार बातें हैं। यस, इकोनॉमी ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, कोई नई बात नहीं है। इकोनॉमी कोई भी शासन करे, अगर रविश कुमार जी को भी अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, या उन्हें सारी दुनिया का राजा बना दिया जाए, तो उनके राज में भी इकोनॉमी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगी। पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे होंगे। इस तरह से ही इकोनॉमीज चलती हैं। लेकिन पूरे के पूरे मिडिल क्लास को अंकल आंटी बोलना, उस पूरे मिडिल क्लास को कम्युनल क्लास बोलना, क्या ये एक वरिष्ठ ख्याति प्राप्त पत्रकार की निशानी है? क्या वो सिर्फ ये नहीं बोल सकते थे कि एक स्मॉल पोर्शन, उन्होंने पूरे मिडिल क्लास को, खास तौर पे हिंदू मिडिल क्लास को बदनाम करने की कोशिश की है? तो आज मैं आपको इसका काउंटर अलग तरीके से देना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आखिर भारत का ये मिडिल क्लास है क्या। सबसे पहले तो ये तय करिए कि रविश कुमार जी के खुद के वीडियोस कौन सुनता और देखता है। आपको क्या लगता है भारत के जो करोड़पति और अरबपति हैं वो सुनते और देखते हैं? आपको क्या लगता है कि गरीब तबके के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग देखते और सुनते हैं? रविश कुमार जी आज कहीं नौकरी तो करते नहीं हैं, वो तो एक यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं रोज़। जिस दिन ज़्यादा पैसा कमाना उस दिन ज़्यादा वीडियो, जब थोड़ा सा जेब भर गई तो कम वीडियो। ये तो वो रोज़ करते हैं। उनकी सारी ऑडियंस मिडिल क्लास है, भारत की ही मिडिल क्लास है। वो कैसे डिटरमिन करते हैं कौन उनके देखने वाले कांग्रेस का पक्ष में है, कौन से मोदी के पक्ष में है, कौन से नोटा हैं, ये वो कैसे, क्या ऐसा कोई यंत्र है उनके पास? कौन सा डेटा एनालाइज करते हैं? उनको पता है ये बात कि भारत की असली ताकत मिडिल क्लास है। अगर आज भारत जिंदा है तो मिडिल क्लास के कारण जिंदा है, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी 1% डाउट नहीं है। तो आइए आज पहले हम समझते हैं मिडिल क्लास है क्या। आप मुझे खुद बताइए दोस्तों, सरकार की कोई सी भी पॉलिसी बनती है,
उससे सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है? क्या अपर क्लास पे पड़ता है या लोअर क्लास पे पड़ता है या मिडिल क्लास पे पड़ता है? आज सारा का सारा जो भारत का मार्केट है, जिससे इकोनॉमी चल रही है, ये किस क्लास के कारण चल रही है? किसी दिवाली में गाड़ियां ज़्यादा बिकती हैं, किसी में कम बिकती हैं, किसी होली में लड्डू ज़्यादा बिकते हैं, किसी होली में जलेबी ज़्यादा बिकती है। क्या इन चीज़ों के आधार पर आप पूरे के पूरे मिडिल क्लास को गाली दे सकते हैं? दूसरी बात, भारत पे आतंक चालू हुआ है, भारत में जब इन्वेडर्स आए या उसके बाद मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, आप मुझे बताइए सबसे अधिक इसमें प्रताड़ित कौन हुआ? जो पुराने रईस लोग थे, जो राजा महाराजा जमींदार थे, वो तो फिर मिल गए जाके, कुछ मुगलों से मिल गए, कुछ अंग्रेजों से मिल गए। जो गरीब आदमी था उसके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने मजदूरी करनी थी, खेती करनी थी, जो अंग्रेजों के वक्त भी कर रहा था, मुस्लिमों के वक्त भी कर रहा था। बल्कि मैं तो हिमाचल में, हमने एक इंटरव्यू किया था जो यूट्यूब पे पड़ा है, वहाँ तो गांव वालों को भारत के आज़ाद होने के 7-8 साल बाद तक यही नहीं पता चला था कि भारत में कभी ब्रिटिश ने रूल किया है। मैं रीवा गया था एक बार, वहाँ के लोगों को ये पता ही नहीं था कि भारत में कभी ब्रिटिश आए थे। तो वो गरीब आदिवासी, वो गांव में रहने वाले लोग, उनके जीवन में क्या फ़र्क पड़ता था, चाहे मुगल आए चाहे ब्रिटिश आए। जब अंग्रेज़ों ने लिखा डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, तो वो किसको एड्रेस कर रहे थे? ये इंडियन कौन था जिसके बारे में लिखा गया था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड? ये क्या भारत का रईस आदमी था या भारत का गरीब आदमी था? नहीं, ये भारत का मिडिल क्लास आदमी था। इसीलिए मैं भारत के मिडिल क्लास को भारत के हीरोज बोलता हूं। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने कहर ढाई इस देश के ऊपर, तो आप मुझे बताइए कि पूरा का पूरा स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज्य का मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई का मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स किसने चलाए? किसने लिखे ये सब गाने, वंदे मातरम वगैरह? कौन सड़कों पे उतरा? किसने अपने कपड़े जलाए जाके? ये कौन जला रहा था कपड़े? ये क्या वो रईस लोग थे जो अंग्रेजों से हाथ मिला के शाम को रॉयल बंगाल क्लब में बैठ के उनके साथ रम्मी या ब्रिज खेला करते थे? या वो गरीब आदमी था जो कि मजदूरी कर रहा था दिन रात गरीबी में? या डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड में ये इंडियन वो मिडिल क्लास था जो स्वदेशी का नारा लगा रहा था, जो स्वराज्य का नारा लगा रहा था, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा था? रविश कुमार जी की हिस्ट्री, वो कहते हैं अच्छी है लेकिन दूषित है। रविश कुमार जी एक अच्छे पत्रकार हैं, पर अपने एजेंडा के अच्छे पत्रकार हैं। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपील की भारत के युवाओं से, जवानों से, एक नए राष्ट्र के निर्माण की। कौन था ये युवा जिससे वो अपील कर रहे थे? क्या वो युवा था जिसके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, जो गांव में गरीबी से मर रहा था? या वो युवा था जिसके माँ बाप उसे शिप में बैठालकर, ब्रिटिश सूट सिलवाकर, उसके बालों में ब्रिल क्रीम लगाकर उसको लंदन पढ़ने भेजते थे? ये मिडिल क्लास का युवा था, और मिडिल क्लास के युवा ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और इसी कारण एजुकेशन पर इतना जोर दिया गया, भारतीय मूल वैल्यू सिस्टम पे जोर दिया गया। ये मिडिल क्लास है भारत, जिसके कारण मैं आपको सत्य बोलता हूँ, आज ये हिंदुइज्म जिंदा है, भारतीयता जिंदा है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता जिंदा है। आप मिडिल क्लास को हटा दीजिए भारत के और देखिए क्या क्लास बनता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, जब भारत में पूरी तरह से करप्शन था, जी हाँ, मैं 2010-2011 की बात कर रहा हूं, जब करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट चलाना था, कौन था जो उस मूवमेंट को चला रहा था? क्या ये भारत के गरीब लोग चला रहे थे या भारत के अमीर लोग चला रहे थे? कौन थे जो जंतर मंतर में लगातार बैठे हुए थे? ये भारत का मिडिल क्लास था, और रविश कुमार जी खुद उसके हिस्सा थे। दोस्तों, जब क्रांति लानी हो, एक नई चेतना जगानी हो, देश को बदलना हो, देश से लड़ना हो, देश की रक्षा करना हो, देश को अलग ऊंचाइयों पर ले जाना हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग नहीं करते, हर कोई करता है, लेकिन मिडिल क्लास सिर्फ एक ही मिशन से जुड़ा हुआ है, और वो मिशन है पढ़ लिख के कुछ बनना। आज पूरे विश्व में अगर आप देखिए, भारत के लोग या तो कहीं पे सीईओ हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, कोई ऐसी टॉप कंपनी नहीं है जिसमें भारतीय लोग टॉप पोजीशन पे नहीं है। और ये सिर्फ आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप आर्किटेक्चर ले लीजिए, आप पब्लिशिंग ले लीजिए, आप सिनेमा ले लीजिए, आप म्यूज़िक ले लीजिए, भारतीय लोग हर जगह अपना झंडा गाड़ रहे हैं।
आप क्रिकेट की टीम लीजिए, कौन खेलता है क्रिकेट टीम में? आपने कभी देखा है किसी बिरला और कभी किसी अंबानी और अडानी के बच्चे को खेलते हुए? आप अक्सर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के ही लोग जाते हैं वहाँ खेलने। तो ये जो भारत का झंडा हम जगह जगह गाड़ रहे हैं, विज्ञान में, साइंस में, आप इसरो ले लीजिए, किसके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे? क्या ये सब कम्युनल बच्चे हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है रविश कुमार जी की लॉजिक में, जब वो कहते हैं इंडिया का मिडिल क्लास एक्चुअली कम्युनल क्लास बन चुका है। ये गलत, ये एजेंडा के तहत की गई बात है। असली बात कुछ और है। असली बात ये है कि 2014 के बाद जब श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनकर आए, तो जो ये हिंदू वर्ग छोटा 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 बटा हुआ था, उसको उन्होंने एकजुट किया, जोड़ा, यूनाइट किया और कम्युनल फोर्सेस से लड़ाई लड़ने के लिए उनके अंदर एक नई चेतना, जागरूकता जगाई। और आज यही यूनाइटेड फ्रंट कम्युनल फोर्सेस से लड़ने के लिए एक सेना की तरह से खड़ा हुआ है। और यही इनको अच्छा नहीं लगता। और क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं आपको बताता हूं। इसलिए जिसको मैं अर्बन नक्सल्स बोलता हूं, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैं बहुत दिनों से बात नहीं करी थी इस विषय में, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये वो लोग हैं जो नक्सल मानसिकता को शहरों में रहकर सपोर्ट करते हैं, शहरों में रहते हैं और इसको आइडियोलॉजिकल नैरेटिव और पैसे और ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट देते हैं। ये चाहते हैं कि एक रिबेलियन चालू हो भारतीय स्टेट के अगेंस्ट, एक आर्म्ड रिबेलियस मूवमेंट चालू हो। इन लोगों को मैं अर्बन नक्सल बोलता हूं। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य था देश में मिडिल क्लास को तोड़ना। ये चाहते थे लोगों को ये बताना कि कांग्रेस का मिडिल क्लास अलग है, बीजेपी का मिडिल क्लास अलग है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही निंदनीय, बहुत ही निम्न स्तर की जर्नलिज्म है। एक भारत के पूरे मिडिल क्लास को, जिसने अव्वल दर्जे के लोगों को अपनी वैल्यू सिस्टम से निकाला है। आज अगर जिसको हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति बोलते हैं, उस वैल्यू सिस्टम को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो छोटे शहरों के मिडिल क्लास के लोगों ने, जिनके माँ बापों के सेक्रीफाइस की अगर हम बात करें, जो एक आदमी कमाता रहा और पूरे परिवार को पढ़ाता रहा, इसीलिए कि पढ़ो लिखो और अच्छे बनो। कोई मिडिल क्लास में ऐसा आपको एक परिवार नहीं मिलेगा जो अपने बच्चों को करप्शन सिखाता हो हर समय। दूसरा, माँ बाप का जो त्याग है, जो तपस्या है, इसने पूरे विश्व में एक ऐसी मिसाल खड़ी करी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और वो मिसाल ये है कि आज जब सारे विश्व में एक ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब लोग एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं करते हैं, तो एक ही ऐसी कम्युनिटी है जिस पे आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, हर व्यक्ति कहता है यू कैन ट्रस्ट इंडियंस। एंड व्हेन दे से यू कैन ट्रस्ट इंडियंस, किस इंडियन की ये लोग बात कर रहे हैं? इसका जवाब मैं रविश कुमार जी से चाहता हूं। क्या ये कम्युनल मिडिल क्लास इंडियन है या एक इंक्लूसिव, ग्लोबल, डाइवर्सिफाइड आइडियोलॉजीज को अपने अंदर समावेश करने वाला मिडिल क्लास है? ये अचीवर्स हैं या लूजर्स हैं? कौन है ये लोग? बहुत अफसोस हुआ मुझे ये वीडियो देख के, इसलिए मैंने इसके बारे में लिखा भी, इसके बारे में बोला भी। मैं कभी किसी और के वक्तव्य में आजकल पढ़ता ही नहीं हूं। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, बाकी दुनिया को जो करना है करे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, रविश कुमार जी तक कोई मेरी बात पहुंचे, अच्छी बात नहीं है। अपनी, आप ठीक है, आपकी ये पॉलिटिक्स है, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। मेरा भी एजेंडा है, आपका भी एजेंडा है, हर आदमी का एजेंडा होना ज़रूरी है। कोई भी आदमी जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है, उसका एजेंडा होगा। किसी से ये उम्मीद करना कि उसका पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं हो, ये भी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। तो अगर आपका कांग्रेस का एजेंडा है तो है, इसमें क्या बुरी बात है? कांग्रेस भी तो भारत की ही पार्टी है, कोई विदेशी पार्टी तो है नहीं। लेकिन अपने एजेंडा के तहत पूरे मिडिल क्लास को अंकल आंटी बोलना उन्हें हिंदू सुख। और हिंदू सुख में क्या बुरी बात है, मुझे ज़रा ये बताइए। आपकी ज़िंदगी में जब आप मरते हैं तो आप किस सुख को सबसे ज़्यादा याद रखते हैं? क्या उस सुख को याद रखते हैं जो आपने अपने जॉब में किया, या जो आपने यूट्यूब से पैसा कमा के किया, या जो आपने लोगों में भेदभाव करवा के किया, या वो सुख जो आपने अपने दोस्त, अपने परिवारजनों, अपने जैसे लोगों के बीच में खुशी के 2 पल बिताए?
तो अगर किसी को मंदिर में घंटी बजाने से सुख मिलता है तो आपको क्यों जलन हो रही है? आपको क्या प्रॉब्लम है? हिंदू सुख क्या बुरा सुख है? और मुझे बताइए, हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदू सुख नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा। यानी रविश कुमार जी, पता नहीं मुझे उनकी उम्र कितनी है, लेकिन बातें तो ऐसी करने लगे हैं आजकल जैसे सठिया गए हों। और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं हमेशा से करता आया हूँ। मैं जिन पत्रकारों का विरोध करता हूँ, मैं उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत भी इसलिए करता हूँ, कम से कम वो पत्रकार तो हैं। कम से कम आजकल के पत्रकारों जैसे तो नहीं, जो कहते अपने को पत्रकार है पर पत्रकार ही नहीं है, उनका कोई एजेंडा भी नहीं है, कोई सोच भी नहीं है। इन लोगों का कम से कम एजेंडा तो है। तो रविश जी, मैं आपके कांग्रेस के एजेंडा की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन प्लीज़ डिस्क्लेमर दीजिए कि आप सिर्फ उसी एजेंडा के पत्रकार हैं और उसमें आप अच्छी पत्रकारिता रखते हैं। कृपया गलत लाइन में ना आइए। मिडिल क्लास के आप भी हैं, हम भी हैं, हम सब एक ही लाइन में खड़े हैं, क्यों उस लाइन को तोड़ने में लगे हैं? प्लीज़ ऐसा मत करिए, बहुत पाप मिलेगा। नहीं तो होगा क्या, हम तो हिंदू सुख उठा लेंगे, आपको सिर्फ नक्सली दुख ही दुख मिलेगा। तो सोचिए, समझिए, जानिए। दोस्तों, अपने कान और आंख खुले रखिए। अर्बन नक्सल्स बहुत फिराक में हैं भारत में किसी तरह से एक सिविल वॉर हो जाए। मेरा ऐसा अंदाज़ा है ये वीडियो उसी की एक सटल श्रृंखला में से एक है। आपको भी अगर कभी ऐसा लगे कि कोई आदमी आज बीज बो रहा है, उस परिणाम के जो वो आज से कई साल बाद चाहता है, उस बीज को उसी वक्त ध्वस्त कर दीजिए। बस इसी आशा से कि आप सजग रहेंगे, बोलते रहेंगे और हमें कमेंट्स में बताते रहेंगे। आप सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।